एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मिंग और चेंग को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जो लोग कि एक साथ में खाना खा रहे होते हैं और साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। जहाँ कि मिंग चेंग से पूछ रहा होता है कि जब वो डुओ इतने टाइम तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो वो लोग कैसे, की याद नहीं आती थी। जिस पे कि चेंग कह रहा होता है कि उसने बहुत ही सही इंसान से ये क्वेश्चन करा है। चेंग वहाँ पर मिंग को बता रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते थे, पर वो दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे और इस वजह से उन्हें करियर तो बनाना ही था। इस वजह से वो लोग एक दूसरे से दूर थे। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि वो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है। बहुत बार तो ऐसा होता था कि कभी कोई दूसरा काम में होता था, कभी कोई दूसरा, और एक दूसरे से बात करने के लिए भी उन लोगों को काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता था। बहुत बार तो इस वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गए थे। ये सारी चीज़ें वो मिंग को बता रहा होता है, पर वो कहता है कि मिंग और फे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें पता है कि वो लोग भी एक दूसरे के साथ में रह सकेंगे और वो भी डोर डोर चेंग की तरह ही सब कुछ मैनेज कर लेंगे। उसके बाद में वो डिनर कर जा रहा होता है, पर तभी थोड़ी देर के बाद में चेंग तो चला जाता है, पर मिंग वहीं पे बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और वो इतना ज़्यादा ड्रंक होता है और गलती से वो चेंग को ही कॉल कर देता है और उसे कहने लग जाता है कि वो उसे कितना मिस करता है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने फे को कॉल किया है। चेंग वहाँ से आता है, वो काफ़ी हंसने लगता है और मिंग से कहता है कि तुम मुझे मिस कर रहे थे, और फिर वो उसे घर लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसी तरह से वो बेचारा काफ़ी परेशान रहता है। मिंग बार बार ड्रिंक करता है, उसे बहुत ज़्यादा फे की याद भी आती है और कभी उसे यांग तो कभी चेंग उसे संभालते हैं। अब अगले दिन जब वो ऑफिस में होता है तभी उसे यांग बताता है कि दरअसल उन्हें फिर से वापस फ्रांस जाना पड़ेगा बिजनेस की वजह से। मियाँ ने उन्हें बुलाया और इस वजह से वहाँ पर मिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जूलिंग ऑफिस आती है, वहाँ पर वो यांग को देखती है तो उसे बताने लग जाती है आगे होने वाले फैशन शो के बारे में और वो कहती है कि वो चाहती है कि मिंग भी जल्दी से इसे ज्वाइन कर ले। पर यहाँ पर यांग बताता है कि उसे जल्दी से फ्रांस जाना है, इस वजह से वो मिल नहीं पाएगा। और वहाँ पे जूलिंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो समझ चुकी थी कि वो फे से कितना ज़्यादा प्यार करता है और इसलिए वो वहाँ से ऑफिस से जाने लग जाती है। तभी ऑफिस के बाहर में उसे फिर से एक टेडी बियर कॉस्ट्यूम में आदमी दिखता है, जो कि हमेशा उसके लिए वहाँ पे खड़ा रहता है। वो उसे हक करता है और इससे यहाँ पर जूलिंग का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ अब हम फ्रांस का सीन देखते हैं, जहाँ की यूनिवर्सिटी में जिंग के साथ में वहाँ पर फे पढ़ाई कर रही होती है। वो दोनों ही वहाँ पर एक दूसरे से कुछ टेक्सचर वर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं और ड्रेसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका प्रोफेसर यानी कि जायू आता है और जायू उन सारे लोगों को बता रहा होता है हमेशा की तरह चाइनीज़ ट्रेडिशनल कुछ क्लॉथ्स के बारे में, जिसमें कि वो एक शी कम्युनिटी के बारे में बात करता है, जहाँ कि इस कम्युनिटी के लोग शी क्लॉथिंग पे ज़्यादातर काम किया करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ क्लॉथिंग सिस्टम है, जिसमें कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत से इस क्लॉथ को निकाला जाता है और वो क्लॉथ बहुत ही ज़्यादा फेमस तो है, पर अभी लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वो लोग काम ही नहीं करना चाहते क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और धीरे धीरे लोग शी कम्युनिटी को छोड़ रहे हैं। इस वजह से आने वाले कुछ टाइम में शायद ये शी वाली क्लॉथिंग ही बंद हो जाए और दुनिया में ही ये ख़त्म हो जाए, किसी को कभी मिल भी नहीं पाएगा। और इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पे फे को बुरा लग रहा होता है, वो इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती है। दूसरी तरफ अब हम मिंग की मॉम को देखते हैं, जो कि जू के रूम में आती है। तभी वहाँ पर फ़ैन का कॉल आ रहा था और वो दोनों की पिक्चर भी वहाँ पे लगी हुई थी, जो कि काफ़ी क्लोज होकर पिक्चर ले रखे थे उन्होंने। जिसे देखकर मिंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। जू वहाँ पे आती है तो वो जू पे चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि भाई तो पहले ही उसकी बहन के पीछे पागल है, तुम उसके भाई के पीछे पड़ गई हो। वहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम लड़की हो, तुम्हें समझना चाहिए ना कि इस तरह से किसी भी लड़की के इतने ज़्यादा क्लोज नहीं जाना है। और वो उसे डांटने लग जाती है, जिससे कि जू को काफ़ी बुरा लगता है। इसलिए वो बार में जाके बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। जब फ़ान वहाँ पर आता है तो वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती। वो वहाँ से गुस्से में जाने लग जाती है। फ़ान भी उसके पीछे जाता है, वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है, पर वहाँ पर जू तो किसी की बात ही नहीं सुन रही होती है। फ़ान उससे कहता है कि अच्छा पता हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तब तो मैं सॉल्व कर पाऊँगा। वहाँ पर जू काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि हमारा रिलेशनशिप है क्या, क्या हैं हम लोग। जिस पर वो कहता है कि अभी से पहले तो हम लोग दोस्त थे। जिस पे कि जू को ऐसा लगता है कि फ़ान ये कह रहा है कि वो लोग अभी तक दोस्त थे पर अब दोस्त भी नहीं है, इसलिए उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि ठीक है फिर हमारी दोस्ती भी ख़त्म, और वहाँ से जाने लग जाती है। पर फ़ान उसे रोकता है और कहता है कि अभी के बाद मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे को डेट करें। वो वहाँ पर फाइनली जू से कन्फेस कर लेता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी पूछता है, जिस पे कि जू भी हाँ कर देती है और दोनों वहाँ पर एक प्यारा सा किस शेयर करते हैं। इसके बाद फिर से जूलिंग को देखते हैं, जो कि ऑफिस से निकलती है। आज फिर वो काफ़ी थकी थी और वो टेडी बियर वाला आदमी उधर ही खड़ा था। वो उसे फिर से हक करता है, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील करती है। उसके बाद हम फिर से पेरिस का सीन देखते हैं, जहाँ की अभी फे
जिंग के साथ में बात कर रही होती है। वो कहती है कि उसे शी कम्युनिटी के बारे में और भी ज़्यादा जानना और इसी क्लॉथिंग के ऊपर में काम भी करना है, जिसे भी जिंग भी कहती है कि उसे ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिंग को भी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद फिर हम फे को देखते हैं, जो कि जायू से मिलने के लिए जाती है, जहाँ की जायू उसे हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें बता रहा होता है। वो उसे शी कम्युनिटी के बारे में बताता है, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताता है, कहाँ से ये क्लॉथिंग स्टार्ट हुई, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ और अभी प्रेजेंट में उनकी क्या हालत है, इन सारी चीज़ों के बारे में, जिससे कि फ़े को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और फ़े कहती है कि वो इस पे काम करना चाहती है। जायू से कहता है कि उसे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और चाइनीज़ कल्चर का काफ़ी ज़्यादा पुराना हिस्सा भी रह चुका है। उसके बाद फिर हम मिंग को देखते हैं, जो कि अभी पेरिस पहुंच चुका होता है और यहाँ पर वो फ़े को सरप्राइज़ देना चाहता था। फ़े बैठकर उसे कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो उठाता ही नहीं है, जिससे कि उसे लगता है कि शायद वो बिज़ी होगा। और जब वो बाहर जाती है जिंग के साथ में, तभी वहाँ पर उसके सामने में मिंग भी आ जाता है और मिंग को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो मिंग से मिलती है और दोनों साथ में घूमते हैं, जहाँ कि आज मिंग इससे पहले मियाँ से भी मिलने के लिए गया था और यहाँ पर उसने बहुत ही अच्छा सा गेम खेला। दरअसल मियाँ ने उसे जो ऑफ़र दिया था उसमें उसने कुछ चेंजेस करने के बारे में कहा, क्योंकि शुरुआत में जब वो मियाँ से इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा था तब उसकी कंपनी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वो उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा होता है। और अभी जब कंपनी की हालत काफ़ी ज़्यादा सही हो चुकी है, तो यहाँ पर वो सीधे सीधे मियाँ से कहता है कि उसे क्या चाहिए। और यहाँ पर मियाँ भी तो अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे मिंग की कंपनी की ज़रूरत थी। और यहाँ पर मिंग उसे कहता है कि उसे कितनी सारी चीज़ें कम चाहिए, स्टॉक्स कितने चाहिए, हर एक चीज़ को वो कम करवाता है और अपनी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लेता है। यहाँ पर मियाँ भी उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है कि उसने कितने अच्छे से कंपनी को हैंडल किया और सही टाइम का इंतज़ार करा। शुरुआत से वही मियाँ के पीछे जा रहा होता है ताकि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, और अभी जब उसकी कंपनी इतनी स्टेबल हो चुकी है तो उसने ऐसा दाव खेला। मियाँ काफ़ी खुश होती है और उसके इस मास्टरमाइंड प्लान के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है और इससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। वो उसे प्रेज़ भी करती है। अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें फ़े को भी बता रहा होता है, जिससे कि सुनकर फ़े को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। फ़े भी उससे यही कह रही होती है कि उसने सच में काफ़ी मास्टरमाइंड प्लान खेला और कंपनी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएगी। यहाँ पर वो दोनों घूम रहे होते हैं, जहाँ कि फ़े उससे ये भी कहती है वो हमेशा आयुष के साथ रहना चाहती है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करती है। सब कुछ होने के बावजूद भी उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब कुछ अधूरा अधूरा सा है। मिंग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम जूलिंग को देखते हैं, जो कि अभी ऑफिस से जा रही होती है। वो अपनी कार को पार्क करने के लिए गई होती है कि तभी उसकी नज़र वहाँ पर उसी टेडी बियर वाले आदमी पे पड़ती है। वो खुश हो जाती है, वो उसे हाई करने का सोचती है, पर तभी वो देखती है कि उस आदमी ने अपना मास्क हटाया हुआ था और ये कोई और नहीं बल्कि उसका फ्रेंड यू ही था। यानी कि इतने दिनों से यू ही वहाँ पर उसके ऑफिस के बाहर में उतनी धूप में उस कॉस्ट्यूम को पहन के खड़ा रहता था शाम तक, ताकि वो जब वहाँ से बाहर आए तो वो उसे हक कर सके या फिर उसे एक बलून दे सके ताकि उसका दिन अच्छा हो सके। ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ पर जुलिंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि यू उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है, पर वो यू को टाइम नहीं दे पा रही होती है। अगले दिन जब वो ऑफिस में होती है तब उसकी असिस्टेंट भी यही कह रही होती है। वो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे देख रहे होते हैं, जहाँ कि वो कह रही होती है कि कितने दिनों से ये आदमी बेचारा यहाँ पर खड़ा रहता है, पैसा भी आदमी को न जाने क्या क्या करवाता है अपना पेट पालने के लिए, इतनी गर्मी में ये खड़ा है। पर जुलिंग को तो पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है, वो यहाँ पर बस जुलिंग के लिए ही है और जुलिंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ अब हम पेरिस का सीन देखते हैं, जहाँ कि आज मिंग ने फ़े को प्रपोज़ करने का सोचा हुआ था। वो उसे बाहर अपने साथ में लेके आता है, जहाँ कि वो दोनों घूम रहे होते हैं और यांग सारी चीज़ों को सही से कर रहा होता है। पर तभी अचानक से वो सारे बलून्स को ही छोड़ देता है हवा में उड़ने के लिए और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ कर देता है। पर यहाँ पर मिंग ने तो एकदम सोच के रखा था कि आज वो पक्का फ़े को प्रपोज़ करेगा, इसलिए बिना वो इतनी ज़्यादा चीज़ों के, बिना किसी शो ऑफ के सिंपली उससे अपने नीज़ पे आके प्रपोज़ करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर अपने दिल की बातें कहता है, जिसे सुन के फ़े की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। फिर उसे गले से लगाती है और यहाँ पर हमें शुरू से लेकर अभी तक के उनके सारे मोमेंट्स को दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग पहली बार मिले थे, ऑफिस में मिले थे, किस तरह से उन दोनों में बकझक भी हुई थी और वो दोनों फिर एक दूसरे को कितना ज़्यादा समझते थे। मिंग तो शुरुआत से ही पहली नज़र में ही उसे फ़े से प्यार हो गया था। ये सारे स्वीट से मोमेंट्स हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं और वो दोनों यहाँ पर काफ़ी खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि कहानी को 6 मंथ आगे करके दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि फ़े और मिंग दोनों की शादी हो चुकी है। दरअसल इन्होंने सबके सामने में ऐसे शादी नहीं की थी, बस कोर्ट मैरिज कर लिया होता है। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, पर दरअसल फ़े उससे कुछ पूछने के लिए आई हुई थी। वो मिंग से कहती है कि वो कुछ उसे बताना चाहती है। मिंग पूछता है कि हाँ बताओ, तो वो उसे कहती है कि अब वो 6 मंथ बाद ही यहाँ पर आएगी, जिसे सुनकर मिंग थोड़ा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि 6 मंथ बाद क्यों, क्या हो गया? जिस पे कि वो उसे बताती है कि वो दरअसल शी कम्युनिटी के साथ में काम करना चाहती थी
और वहाँ से फ्रांस से भी वापस वो इसीलिए आई थी क्योंकि एक प्रोजेक्ट को लेकर अभी 1 साल जो बचा है वो यहाँ पर गुजारना चाहती थी। वो उनके साथ में 6 मंथ गुजारना चाहती है और इस कम्युनिटी के बारे में दुनिया को बताना चाहती है। यहाँ पर मिंग थोड़ा सैड होता है, जिसे देख कर के फे को ऐसा लगता है कि शायद वो मना कर देगा, पर यहाँ पर मिंग उससे मना नहीं करता बल्कि सपोर्ट करता है। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ़, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वाइफ़ दब के रहे क्योंकि उसका हस्बैंड कमा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ़ मुझसे भी ज़्यादा आगे जाए। जिसे सुन कर के फे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है। यहाँ पर मिंग उसे वापस भी भेज देता है। अब हम देखते हैं कि मिंग भी अपने काम में बिजी होता है। वो हमेशा फे को याद किया करता है। दूसरी तरफ फे भी अपने काम में लगी हुई होती है, जहाँ कि जब वो शी कम्युनिटी की बहुत सारे वुमेन के साथ में बैठी हुई होती है तो सारे लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि उसका हस्बैंड कैसा है। वो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा मिलना चाहते हैं। सारे लोग कह रहे होते हैं कि एटलीस्ट हमें पिक्चर तो दिखा दो, हम उसकी तस्वीर ही देखना चाहते हैं। जिस पे कि अभी फे उन्हें पिक्चर ही दिखाने वाली होती है कि तभी दरअसल वहाँ पर मिंग आ जाता है और सारी लेडीज़ मिंग को देख के काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करने लग जाती है। सभी कहने लगती है कि सच में फे का हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और फे उसे देखकर तो शौक ही रह जाती है कि मिंग अचानक से यहाँ कैसे आ गया। वो दौड़ के जाती है, उसे गले लगाती है। जब वो उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है तो मिंग हमेशा की तरह उसे कहता है कि मेरा जीपीएस ख़राब था और इसलिए मैं भटक के यहाँ आ गया। जिसे सुन के फे को काफ़ी हंसी आती है। उसके बाद वो लोग काफ़ी सारा टाइम साथ में गुजारते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, घूमते हैं, जहाँ की फे उसे बताती है कि यहाँ पे लोग कैसे काम क्या करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में उसे बताती है। दूसरी तरफ हम फ़ान को देखते हैं, जहाँ की जू और फ़ान दोनों एक साथ ही रह रहे होते हैं और फ़ान की अभी जू मैनेजर होती है जो कि उसे एक्टिंग में डेब्यूट कराना चाह रही होती है। वो उसके लिए बहुत सारे फिल्म्स के ऑफ़र वगैरह भी लाती है और वो उसे कहती है कि वो ऑडिशन देने के लिए जाए, जहाँ की फ़ान उसे कह रहा होता है कि वो नहीं चाहता, पर फिर भी वहाँ पे जू उसे कहती है कि वो उसकी मैनेजर है और वो चाहती है कि उसका आर्टिस्ट काफ़ी अच्छा काम करे। वो उसे वहाँ पर लेकर भी जाती है, चेक कर रही होती है। दरअसल वो एक लेडी होती हैं और वहाँ पर इतने समय से जू को ऐसा लग रहा होता है कि कोई मेल होगा जो कि उसे चेक करेगा, पर वो फीमेल जब आके फ़ान के बॉडीज़ को चेक करने लग जाती है, आगे पीछे घुमा के देखने लग जाती है कि ये परफेक्ट रहेगा या फिर नहीं रोल के लिए, तो वहाँ पे जू को थोड़ा बुरा लगता है। वो सैड होकर बाहर आने लग जाती है, लेकिन फ़ान उसके साथ में पीछे पीछे आता है और कहता है कि उसे बुरा मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कितनी भी लड़कियाँ हो, वो किसी भी इंडस्ट्री में काम करे, उसके आसपास कितनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ भी क्यों ना हो, उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो जू ही है। जिसे सुन के जू को काफ़ी अच्छा लगता है और वो कहती है कि उसकी ही गलती थी, उसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, और वो उस पर पूरा ज़्यादा विश्वास करती है। उसे 100% ट्रस्ट है फ़ान पे। उसके बाद हम फिर से मिंग को देखते हैं जो कि अभी फे के साथ में होता है। वो लोग आज पूरा दिन घूम रहे होते हैं, जहाँ की फे उसे हर एक चीज़ के बारे में बता रही होती है, शी कम्युनिटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, क्लॉथ्स के बारे में, सब कुछ दिखा रही होती है, समझा रही होती है। उसने इतना सारा टाइम यहाँ पे किस तरीके से स्पेंड किया, सब कुछ उसे बताती है। उसके बाद वो दोनों रात में जाकर स्टार्स भी देख रहे होते हैं, जहाँ की मिंग उसे कह रहा होता है कि अब तो वो बॉस लेडी है, जिस पे कि वो कहती है कि वो बॉस की लेडी नहीं है बल्कि उसे तो खुद ही बॉस बनना है। जिसकी बात सुन के वो हंसने लग जाता है और कहता है कि देखो मेरा आईडी कार्ड, मैं तो बॉस हूँ, इसलिए तुम तो मेरी लेडी होगी। जिस पे कि फे उसकी आईडी को देख के ऐसा बोलती है कि अरे इस पे तो ये लिखा है कि मिंग, फे का हस्बैंड। और फे वहाँ पे काफ़ी हंसती है, मिंग को भी हंसी आ जाती है और वो दोनों वहाँ पे किस भी करते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। फिर हम जायू को देखते हैं, जिसको कि उसकी स्टेप मॉम कॉल कर कर बताती है कि उसके डैड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में बिल्कुल भी नहीं चाह रहे, इसलिए जायू प्लीज़ आकर उन्हें देख ले। जायू जब वहाँ पर जाता है तो उसके डैड उससे कह रहे होते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, उन्हें हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जायू बेकार में ही टेंशन ले रहा है। जायू से कहता है कि आप क्या चाहते हो कि मैं जिया को कॉल करूँ, वही आकर आपको समझाएगी, पर उसके डैड कह रहे होते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और वो उठने की कोशिश करते हैं और तभी वो अचानक से वहाँ पर गिरने लग जाते हैं, जिन्हें देख कर जायू उन पे काफ़ी गुस्सा करता है और यहाँ पर वो उन्हें अपने पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल तक लेकर जाता है, जिससे कि उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इन दोनों के रिलेशन में भी अब वो जितनी भी कहा सुनी थी वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही होती है। उसके बाद हम जुलिंग को देखते हैं जो कि ऑफिस से निकलती है, तभी वहाँ पर हमेशा की तरह यू आ जाता है उसे टेडी बियर कॉस्ट्यूम में, पर इस बार वो उससे बात नहीं करती और जाने लग जाती है। तो वो उसके पीछे पीछे उससे बलून देने के लिए जाता है, जहाँ की वो मुड़कर कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम हो यू, और मेरा पीछा करना छोड़ दो क्योंकि मैं अभी भी किसी और को पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बैकअप वाले बॉयफ्रेंड रहो। अगर मैं तुम्हें सच में पसंद नहीं करती, सच में तुमसे प्यार नहीं करती, तो तुम्हारी ज़िंदगी क्यों ही ख़राब करूँ। और यहाँ पर यू उसे कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो उसका बैकअप बॉयफ्रेंड भी है, तो अगर उसके पास चांस है कि फ्यूचर में कभी वो उसे लाइक करेगी तो वो हमेशा उसके लिए वेट कर सकता है। और ये कहकर यू भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फिर से हम बाई को देखते हैं, जहाँ की अब तो हेटन से उसका झगड़ा हो चुका था, हेटन उसे घर से भी निकाल चुका था और लास्ट में जब उसके पास कुछ नहीं था तब वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, उसी फ्रेंड को जहाँ जिसे वो हमेशा डांटा करती थी और पैसों के बारे में बोला करती थी, और उसकी एक कॉल करने पर वो उसके पास में आ जाता है और अभी वही बाई का ध्यान रखता है, वो उसके घर में ही रहती है।
यहाँ पर वो उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा होता है। बाई उससे कहती है कि उसे इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर लेगी अपने लिए और जल्दी ही घर का भी किराया दे देगी। उसका फ्रेंड उसे मना करता है, वो कहता है कि वो उसका दोस्त है, वो बस हमेशा उसकी भलाई चाहता है। और यहाँ पर बाई को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो ये सारी चीज़ें, पैसे, फेम, सबके पीछे भागना छोड़ चुकी थी और वो अब इंसान की अहमियत को भी समझने लगी थी। फिर से हम मिंग को देखते हैं, जो कि फ़े के साथ में वहीं पे शी कम्युनिटी के आसपास वाले एरियाज़ में घूम रहा होता है, जहाँ कि ये दोनों साथ में काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जब ये बूढ़े पड़ जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। और ये दोनों काफ़ी हंसते हैं एक दूसरे की बातों पर। दूसरी तरफ ज़ायू फिर से अपने डैड के साथ में होता है, वो उन्हें हमेशा दवाइयाँ निकाल कर देता है, सारी चीज़ें उनके लिए रखता है। यहाँ पर उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो मेरे लिए, मैं सब कुछ कर लूँगा। और यहाँ पर वो अपने डैड से कहता है कि अब आपकी तबीयत ख़राब है और आपको अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा डैड। और यहाँ पर ये दोनों काफ़ी देर तक बैठ के काफ़ी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन भी करते हैं, जहाँ कि उसके डैड उससे कहते हैं कि वो उसे कभी भी इस तरह से छोड़ना नहीं चाहते थे। वो कभी भी दूसरी किसी से शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने शादी तो बस इसलिए किया ताकि उनके दोनों ही बच्चों को एक माँ मिल सके। उन्होंने कभी उसकी मॉम को धोखा नहीं दिया। और यहाँ पर ज़ायू भी उनकी बात को अब समझ पा रहा था और ये दोनों पहली बार बिना झगड़ा किए हुए इतने टाइम तक बैठकर एक दूसरे की बातों को सुनते और समझते हैं। और इन दोनों का रिलेशन अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। अगले सीन में हम जूलिंग को देखते हैं, जो कि अभी ऑफिस आई हुई थी और वो कॉन्फ्रेंस रूम में होती है। तभी वहाँ पर मिंग भी आता है और ज़ायू भी और हेटन भी। यहाँ पर सारे लोग एक साथ होते हैं मौजूद, जो भी बहुत ही बड़े बड़े अभी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सारे लोग एक साथ में होते हैं और ये सारे लोग एक साथ में काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिंग फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है हेटन के साथ में और वो बताता है कि लगभग अभी से 2 साल पहले कंपनी की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी, सब कुछ ख़राब हो चुका था। और वो बताता है कि किस तरह से इन चारों के रिलेशन भी ख़राब थे। वहाँ पर जुलिंग और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया था। हालांकि जुलिंग उसे सपोर्ट तो कर रही थी, पर वो उसे पसंद क्या करती थी, इस वजह से उन दोनों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका था। और ज़ायू से तो हमेशा उसका झगड़ा ही होता था। हेटन और उसका भी हमेशा पंगा ही होते रहता था। दोनों ने एक दूसरे पे केस करके रखा हुआ था। कभी वो उसके डिज़ाइन चुराता था तो ये उस पर केस कर देता था और यही हो रहा था। और अभी के टाइम में ये चारों लोग कितने ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं और सब कुछ कितना ठीक हो चुका है। कंपनी कितनी ज़्यादा स्टेबल है और सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इन सारे लोगों के रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे। दूसरी तरफ अब हम डुओ को देखते हैं, जो कि अभी कॉल करके वहाँ पर फ़े को दिखा रही होती है। दरअसल फ़े और डुओ एक साथ मिलकर एक शॉप खोल रहे होते हैं, यही ड्रेसेस के बारे में। और वहाँ पर वो सारी इंटीरियर डिज़ाइंस उसे दिखा रही होती है, जिसे देख करके फ़े को भी काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। सब कुछ काफ़ी अच्छे से हो गया होता है। हम जूलिंग को भी देखते हैं, जिसका कि इंतज़ार यू कर रहा होता है। यू दरअसल उसे बुलाता है और साथ में ड्राइंग करने के लिए, जहाँ की जुलिंग जाती है और बच्चों के साथ में ड्राइंग करती है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इतने टाइम के बाद में ड्राइंग करते हुए। अब जब वो ड्राइंग करके जा रही होती है तो यू उससे कहता है कि मेरे बारे में मत सोचो कि तुम्हें मेरे साथ रहना या फिर ऐसा कुछ। दरअसल ये लोग अभी फ्रेंड्स के जैसे थे, पर यहाँ पर वो उसे कहता है कि वो देख सकता है कि जुलिंग अभी भी पेंटिंग कितना ज़्यादा पसंद करती है और इसे पेंटिंग में ही काम करना चाहिए। और यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि मिंग और यू में कितना ज़्यादा फ़र्क था। हमेशा जुलिंग ने मिंग के लिए सेक्रीफाइस ही किया था, पर वो किसी और को पसंद करता था। पर यहाँ पर यू हर एक कोशिश कर रहा है ताकि जुलिंग को वो खुशी दे सके। और ये सारी चीज़ें जुलिंग भी समझने लगी थी और वो भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लग गई थी। उसके एफ़र्ट्स को वो प्रेज़ कर रही होती है। उसके बाद हम शेन को देखते हैं, जिसकी की हालत तो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो मिस्टर पेन के पास में जाती है, पर वो भी उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं और उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही होती है। सारी कंपनी में वो ट्राई कर चुकी होती है और पिछले लगभग 6 महीने से वो इसी तरीके से भटक रही होती है। उसके पेरेंट्स भी उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए पैसे भिजवा दिए, जहाँ पर वो मना करती है और कहती है कि वो काफ़ी अच्छा कर रही है, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी। पर उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि बच्चे जब परेशानी में हो तो उससे पेरेंट्स से ज़रूर पूछना चाहिए और इस तरह से हर एक चीज़ छिपानी नहीं चाहिए। जिसे सुनकर वहाँ पर शेन को काफ़ी बुरा लगता है और इसे भी काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है, अपनी गलती का अफसोस हो रहा होता है। वहाँ पर वो बहुत देर तक रोती है। उसके बाद हम मिंग को देखते हैं, जैसे कि फ़े कॉल कर बता रही होती है कि उसने इंटीरियर डिज़ाइनर सब कुछ देख लिया और वो अब शॉप को किस तरह से डिज़ाइन करना है, कैसे शुरू करना है, वो सब कुछ फिक्स कर चुकी है। वो मिंग से भी उसकी राय पूछ रही होती है, जहाँ कि मिंग भी उसे काफ़ी सारे एडवाइसेस देता है। दूसरी तरफ हम जुलिंग को देखते हैं, जो कि अभी यू की बातों को समझ चुकी थी। वो मिंग को मैसेज करती है कि वो अब बिज़नेस नहीं करना चाहती, वो पेंटिंग करना चाहती है, जो उसे हमेशा से पसंद था। और वो एक बहुत ही बड़े यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है, जहाँ की वो अब एडमिशन कराना चाहती है, क्योंकि वो अब आगे आर्टिस्ट ही बनना चाहती है। उसे पेंटिंग पसंद है, ना कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में उसे अब काम करना है। इस पर कि मिंग भी मान जाता है। वो उससे अच्छे से जाने के लिए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेट कहता है और कहता है कि वो काफ़ी अच्छा करेगी।
और बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। यहाँ पर उसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि फ़ाइनली जुलिंग को जो पसंद है वो करने के लिए जा रही होती है। और इन दोनों के बीच में भी सारी चीज़ें ठीक हो चुकी थी। अब जुलिंग भी मिंग को फोर्स नहीं कर रही होती है और ना ही मिंग और जुलिंग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। ये लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके होते हैं। ज़ायू भी जब घर से जा रहा होता है तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। और आज पहली बार ज़ायू वहाँ पर रुका था। वो कहता है कि मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ आंटी, और वो भी आकर उनकी हेल्प करने लग जाता है। वो एकदम शॉक रह जाती है, पर उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि ज़ायू भी उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है। और हम देख पाते हैं कि कैसे जिन लोगों ने गलत किया था उन सारे लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और सारे लोग ही अपनी लाइफ में धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे होते हैं। सारे लोग जो भी टूटे हुए थे, जो भी बुरे दौर से जा चुके थे, सारे लोग अभी हील कर रहे होते हैं धीरे धीरे। उसके बाद फिर हम मिंग की मॉम को देखते हैं, जो कि वहाँ पर ज़ू को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था और वो अब तक घर नहीं आई हुई होती है। वो मिंग के डैड से शिकायत कर रही होती है कि उनके दोनों ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो चुके हैं। बेटा तो पहले ही कुछ सुनता नहीं और अभी बेटी भी इस तरह से लेट लेट तक बाहर रह रही है। उसके बाद फिर वो ज़ू को कॉल करती है, जहाँ की वो कहती है कि वो काम में गई हुई थी, अभी वो जल्दी से वापस आ रही है, वो टेंशन ना ले। वो उनसे बात ही कर रही होती है कि तब पीछे से फ़ान आता है और वो पूछता है कि वो किससे बात कर रही है, और किसी लड़के की आवाज़ को सुन के फिर से आंटी गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि तुम किससे बात कर रही हो, मुझे सच सच बताओ किससे बात कर रही हो। तो वो कहती है कि फ़ान है और कोई नहीं है, और फिर वो जल्दी से कॉल को कट कर देती है। यहाँ पर मिंग की मॉम फिर से बोल रही होती है उसके डैड को कि देखो, ये भी ना उसके भाई के पीछे एकदम पड़ ही चुकी है, परेशान करके रखा है इसने मुझे। जहाँ कि मिंग के डैड बस हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो दोनों बच्चे खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तुम परेशान मत हो, बेटा भी खुश है तुम्हारा और बेटी भी खुश है। और वो दोनों ही बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। वो फे और फ़ान के बारे में कह रहे होते हैं कि वो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और उनके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रखते भी हैं, इसलिए उसकी मॉम को इस तरह से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं, जो कि घर आता है तो उसे पता चलता है कि फ़े भी आई हुई है। वो उसे हग करता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि फ़े को जो काम मिला था उसने कंप्लीट कर लिया, और अभी वो इतने समय के बाद में घर वापस आई हुई थी, लगभग 6-7 मंथ के बाद में। और यहाँ पर उसे अपने पास में देखकर मिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो उसे गले लगाता है और दोनों बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ अगले दिन हम देखते हैं कि फ़ान के घर पे वहाँ पे ज़ू भी होती है। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वहाँ पर फ़ान से मिलने के लिए मिंग की मॉम ने उसे बुलाया हुआ होता है, और ज़ू काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि अभी मिंग भी यहाँ पर नहीं है, वो किससे हेल्प लेगी, वो किस तरह से फ़ान को आंटी से मिलवाने के लिए लेकर जाएंगी, वो तो उसे मार ही देंगी। फिर वो फ़ान को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझाती है कि उसे किस तरीके से बात करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, आंटी को क्या पसंद है, नहीं पसंद है। और फिर वो डरते डरते उसे घर तक लेकर जाती है, जहाँ कि फ़ान बेचारा भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, पर फिर भी वो काफ़ी अच्छे से बात करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो उन्हें आंटी बोल देता है, जिसपे कि मिंग की मॉम सीधे कहती है कि आंटी कब से मैं तुम्हारी हो गई, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मैं ज़ू की आंटी हूँ। बेचारा और ज़्यादा डर जाता है, पर यहाँ पे मिंग के डैड आकर उसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बेकार में बेचारे को इतना ज़्यादा डरा रही हो। वो हंसने लगते हैं और यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि वो क्यों ज़ू को पसंद करता है, जहाँ कि फ़ान बताता है कि वो ज़ू को क्यों पसंद करता है, जिसे सुन के कि मिंग की मॉम को अच्छा लगता है। फिर वो उसे वार्न करती है कि अगर उसने कभी भी ज़ू को परेशान किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ज़ू को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पाला पोसा है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता है। यहाँ पर फ़ान भी उन्हें अश्योर करता है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा। इस पर वहाँ पर मिंग की मॉम भी स्माइल करती है और कहती है कि ठीक है, अब तुम मुझे आंटी बुला सकते हो, और वो उन्हें आंटी बुलाता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। दूसरी तरफ हम जूलिंग को देखते हैं, जो कि जिम में होती है। तभी उसे वहाँ पर ज़ायू का कॉल आता है। ज़ायू उसे बताता है कि वो चाइना आ चुका है और वो उसे ड्रिंक के लिए भी पूछता है। तो वो कहती है कि ठीक है, आज शाम को वो लोग मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं शॉप का सीन। दरअसल यहाँ पर अभी फाइनली फ़े ने अपना शॉप खोल लिया होता है और सारे लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं। वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, पर चेंग कहीं भी नहीं होता। वहाँ पे डोडो पूछती है कि चेंग कहाँ चला गया। तभी हम चेंग को देखते हैं, जो कि एक बुके लेकर आया हुआ था और वो साथ ही साथ रिंग भी लेकर आया था। सबके सामने में वो अभी डुओडो को शादी के लिए पूछता है और वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रहा होता है, थरथरा कर उसे पूछ रहा होता है, जिससे कि सारे लोग हंस भी रहे होते हैं और वहाँ पर सारे लोग इमोशनल भी होते हैं। वो कितना ज़्यादा नर्वस होता है। डुओडो तो सीधे उसे हग ही कर लेती है और वो शादी के लिए भी हाँ कर देती है। सारे लोग यहाँ पर उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। वापस आते समय फिर मिंग से कह रही होती है वो कितना ज़्यादा फ़नी था पर इमोशनल भी था। बेचारा चेंग, जो कि हमेशा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, डुओडो को प्रपोज़ करते समय पूरा शिवर कर रहा था। पर कितना अच्छा हुआ ना, इतने साल के बाद फाइनली अब वो लोग भी शादी करने वाले हैं। और यहाँ पर मिंग भी फ़े की बात में हाँ करता है और कहता है कि वो भी उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है। दूसरी तरफ अब हम बार में देखते हैं, जहाँ की ज़ायू होता है और जुलिंग भी वहाँ पर आती है। वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, जहाँ की वो उससे पूछता है, वो जुलिंग से कहता है कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, जिस पे जुलिंग कहती है कि मुझे देखकर क्या लगता है, मैंने मूव ऑन नहीं किया। वो कहती है कि अब वो मूव ऑन कर चुकी है क्योंकि उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया।
पर वो कहती है कि उसे पता है जायू अभी तक मूव ऑन नहीं कर सका है, वो अभी भी फे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। वो उसे समझाती है और कहती है कि उसे रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। मिंग और फे की शादी हो चुकी है, वो दोनों अब खुश है, इसलिए जायू अब उसे भूल जाए तो अच्छा रहेगा। उसे अब ज़िंदगी में कुछ और करना चाहिए। वो कब तक इसी तरह फे को याद करते रहेगा। अब फे तो वापस आने वाली नहीं है, इसलिए उसे अपने दोस्त के लिए तो खुश होना चाहिए, जिसपे कि जायू भी हाँ करता है। वो कहता है कि वो मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है, पर वो क्या करे, अब वो फे को भूल नहीं पा रहा। पर उसके मन में अब कुछ भी गलत नहीं है, वो उसे बस दोस्त समझता है। हाँ, फीलिंग्स है, पर वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के बारे में ही बातें करते हैं। अब हम देखते हैं कि फ़े जब अपने शॉप को बंद कर वहाँ से चली जाती है, तो वहाँ पे छुप के शेन उसे देख रही होती है। शेन उसकी शॉप के सामने में आती है, उसे देखती है। तभी वहाँ पर हम बाई को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पर उसकी शॉप को देखने के लिए आई हुई थी। अब शेन और बाई एक दूसरे को देखते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। और अब ये दोनों एक साथ में खाना खाने के लिए भी जाते हैं, जहाँ की बाई उसे कहती है कि उसने काफ़ी गलत किया, उसे अपनी गलती का एहसास है। शेन भी उसे कहती है कि उसे भी अपनी गलती का एहसास है। बाई शेन से पूछती है कि वो क्या कर रही है, जिस पे कि शेन बताती है कि उसने सब कुछ ट्राई किया, पर अभी उसे इस इंडस्ट्री में कहीं काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के अभी किसी बहुत ही छोटे से गांव में जाना चाहती है, कहीं दूर, ये सब कुछ से दूर, और वहाँ जाकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। वो जल्दी यहाँ से दूर चली जाएगी। फिर वो जब बाई से पूछती है तो बाई बताती है कि उसने तो इंडस्ट्री चेंज कर लिया। फिर वो लोग कहती हैं कि वो लोग कितनी ज़्यादा गलत थी, और सिर्फ अपनी जेलसी की वजह से वो लोग ने फ़े के साथ में इतना गलत किया। बाई यहाँ पर शेन को बताती है कि वो हमेशा ये सोचती थी कि फ़े इसीलिए इतनी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो हमेशा मेन के पीछे भागा करती है, वो लड़कों को फंसा लेती है अपने जाल में और उनसे अपने काम को निकलवाती है। पर ऐसा कुछ नहीं है। बाई कहती है कि वो इतना ज़्यादा उससे जेलस थी कि उसने ही सब कुछ गलत किया। दरअसल बाई भी हमेशा यही सोचती थी कि ये सारी चीज़ें कर कर फ़े इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, इसी वजह से वो भी हमेशा लड़कों के पीछे भागती थी, जैसे कि वो शुरुआत में जायू के पीछे भागा करती थी, फिर हेटन के पीछे। पर उसे बाद में जाकर एहसास हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, और इतना सब कुछ फ़े ने बस इसीलिए हासिल किया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर ये सब कुछ हासिल किया, ना कि किसी लड़के के पीछे जाकर। और यहाँ पर बाई हमेशा ही उससे कमज़ोर थी। बाई इस चीज़ को मानती है और कहती है कि अब वो बिल्कुल भी उससे नफरत नहीं करती और उसे अपनी गलती का एहसास है और वो भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगी। शेन भी यही बात कहती है कि वो भी हमेशा उससे पीछे रही, वो हमेशा फ़े से पीछे रहती थी और उसे ऐसा लगता था कि फ़े बस किसी तरह से पॉपुलर हो रही है। वो हमेशा उसे जलती रहती थी और उसकी दोस्त का तो बस वो नाटक करती थी, उससे दरअसल उसे आगे जाना था और अभी उसे अपनी गलती का पूरा एहसास है, इसलिए वो भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगी। यहाँ पर वो दोनों भी बातें करते हैं और अपनी अपनी गलतियाँ एक दूसरे को बताते हैं। वो लोग अब सारी चीज़ों को भूलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। लास्ट टाइम वो लोग एक दूसरे को हग करते हैं और आगे वो लोग लाइफ में जो भी करेंगे उसके लिए एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं। जायू भी यहाँ पर अभी ड्रिंक ही कर रहा होता है बार में। जुलिंग तो चली गई थी, पर जायू बार बार अभी फ़े के बारे में याद कर रहा होता है। वो सब कुछ याद करता है, जो भी मोमेंट्स उसने उसके साथ में बिताए, और यहाँ पर वो सोचता है कि अब वो सब कुछ भूल जाएगा और फ़े और मिंग के लिए बस खुश होएगा और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि फाइनली शी कम्युनिटी के बारे में फ़े ने अपने शो में बहुत सारे ड्रेसेस को डिज़ाइन किए थे। वो काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर भी बन चुकी थी और उसके डिज़ाइंस लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। वहाँ पर लास्ट में जब वो आती है, सारे लोगों को थैंक यू बोलती है और अपने डिज़ाइंस के बारे में बताती है और कहती है कि यहाँ तक वो इसलिए पहुँच पाई है क्योंकि इन सारी चीज़ों में उसके हस्बैंड ने भी उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तभी मिंग आकर अचानक से उसे सबके सामने में किस कर देता है, जिससे कि फ़े तो एकदम शर्मा ही जाती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिंग के फादर मिंग से कह रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि मिंग की मॉम और फ़े सारे लोग अभी एक साथ मिले और सारे लोग एक साथ डिनर भी करें। यहाँ पर अभी फ़े काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, पर फिर वो उसकी मॉम से मिलने के लिए चाहती है। यहाँ पर मिंग की मॉम तो ज़्यादा कुछ नहीं कह रही होती है, पर मिंग के फादर बार बार कह रहे होते हैं कि उसकी मॉम तो रात भर सोई नहीं है, रात भर वो पूरी जगी रही थी ताकि वो कब अपनी बहू से मिल सके। यहाँ पर सारे लोगों को पता था वो झूठ कह रहे हैं, पर सारे लोग वहाँ पर हंस रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो लोग एक साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं, और यहाँ पर फाइनली मिंग की मॉम ने भी फ़े को एक्सेप्ट कर लिया था और वो सारे लोग एक साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद फिर मिंग और फ़े एक साथ में बाहर आते हैं, जहाँ कि वो लोग घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिंग उसे लेकर जाता है ड्रेस दिखाने को। दरअसल उन लोगों ने मिल के ड्रेस बनाया हुआ होता है, जो कि वो लोग अब जब शादी करेंगे सारे लोगों के सामने में तो पहनेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी होता है। अब हम फाइनली शादी का सीन देखते हैं, जहाँ कि वो लोग उस ड्रेस को पहन कर आते हैं और उनकी शादी होती है सारे लोगों के सामने। वहाँ पे सारे लोग प्रेजेंट थे, जितने भी उनके दोस्त हैं, जुलिंग, जायू, यहाँ तक कि यू भी आया हुआ था जुलिंग के साथ में। वहाँ पर फ़ान भी होता है, जू भी होती है, चेंग भी होते हैं, डुओ डुओ भी होता है और बाकी के सारे लोग होते हैं। अभी शादी के बाद में लास्ट स्पीच देता है यहाँ पर मिंग, जहाँ कि वो बताता है कि ये दोनों की डेस्टिनी में ही थी कि वो लोग साथ में रहेंगे।
वो कहता है कि 20 साल पहले इसी जगह पर वो अपनी पत्नी से मिला था। वो कहता है कि किसी और से नहीं बल्कि फ़े से। वो बताता है कि वो बचपन में इससे मिल चुका है। फ़े थोड़ी शॉक हो जाती है कि अभी से 20 साल पहले इस ग्राउंड पे वो लोग पहले ही मिल चुके थे। वहाँ पर मिंग उससे ये भी कहता है कि फ़े याद है मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था और मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें याद है यहाँ पर हम लोग पहले मिल चुके हैं, पर तुम्हें कुछ याद नहीं था। यहाँ पर फ़े कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, पर मिंग कहता है कि नहीं, मैं चाहता था कि तुम सरप्राइज़ हो। मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बाद में बताना चाहता था अपनी शादी के दिन, और कहना चाहता था सारी दुनिया से कि हम लोग डेस्टिनाइड थे, हम लोग एक साथ मिलने वाले थे, हमारी किस्मत में लिखा था कि हम लोग साथ मिलेंगे। तुम मेरी पत्नी थी, जैसे कि मैं 20 साल पहले इस जगह पे मिला। और वो बताता है कि कैसे पहली नज़र में उसे उससे प्यार हो गया था, जब फर्स्ट टाइम उसने शो पर उसे देखा था तभी से, जब उसकी डायरी गिरी थी तभी से। और वो हमेशा बस मौके ढूंढता था कि किस तरह से वो फ़े के क्लोज रह सके। यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताता है और फ़े काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है और वो रोने भी लग जाती है। वहाँ पर मिंग उसे किस करता है और उन दोनों के साथ में बिताए हुए सारे मोमेंट्स हमें एक बार फिर से दिखाया जाता है, शुरुआत से लेके अंत तक का। यहाँ पर सारे लोग उनके लिए चीयर कर रहे होते, तालियां बजा रहे होते हैं, यहाँ तक कि जाइयो भी। जाइयो बेचारा थोड़ा तो सैड होता है, पर उसने भी डिसाइड कर लिया होता है कि वो मूव ऑन करेगा। और यहाँ पर वो फाइनली उन दोनों के लिए खुश होता है और बाकी के सारे लोग यहाँ पर काफ़ी खुश होते हैं। सारे कपल एक साथ होते हैं और जल्दी ही वो सारे लोग भी शायद शादी करने वाले हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।